हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षा गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं ललित मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है वन दरोगा की हमारी क्लास है और जिसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम के अंदर तो है ही, इसके अलावा एक अलग से टॉपिक दिया है जिसका नाम है फॉरेस्ट इकोलॉजी। हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं और उसी में हमारा एक टाइप है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग से मेंशन किया हुआ है, अलग से मेंशन किया हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड तक यहाँ तक छोड़ा था, यानी सबसे पहले हम इकोलॉजिकल पिरामिड को कवर करेंगे और फिर जो है हम अपने टॉपिक फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर आ जाएंगे, जो कि फॉरेस्ट इकोलॉजी का एक पार्ट है जो अलग से मेंशन किया हुआ है। हालांकि ये सब इकोसिस्टम के अंदर ही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर पारिस्थितिकीय पिरामिड के बारे में कि पिरामिड क्या होते हैं। आपको थोड़ा सा बताया था, अगर कोई फूड चेन है, उस फूड चेन में कितने वेरिएबल हैं और किस वेरिएबल की वैल्यू किस ट्रॉपिक लेवल में कम है या ज़्यादा है, इसको जब हम किसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा बनता है वो पिरामिड। ठीक है, हमारे पास किसी फूड चेन में कितने वेरिएबल हैं, तो आंसर होगा कि हमारे पास किसी फूड चेन में 3 वेरिएबल हम देखते हैं। 3 वेरिएबल क्या देखते हैं? तो एक हम देखते हैं ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड में हम क्या देखेंगे? ऊर्जा पिरामिड में हमारी जो वेरिएबल है वो है एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड में हम एनर्जी को देखेंगे कि किस लेवल में एनर्जी ज्यादा होगी, किस लेवल में एनर्जी कम होगी। ठीक है, संख्या पिरामिड में हम संख्या को देखेंगे और बायोमास पिरामिड में हम बायोमास को देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि बायोमास क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। बायोमास क्या होगा? तो किसी जीव के अंदर जो ड्राई वेट है वही उसका क्या है, वही उसका बायोमास है। किसी जीव के अंदर जो ड्राई वेट होगा उसको क्या कहेंगे? उसको बायोमास कहेंगे। और बायोमास सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा ये बायोमास? ये पाया जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे अधिक बायोमास मिलेगा। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसकी वैल्यू है। तो ये सिंपल इस तरह से हमें याद रखना है। बायोमास को ही क्या कहते हैं? शॉर्ट में बायोमास को कहते हैं एनपीपी। क्या कहते हैं इसको? एनपीपी भी इसको कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए, तो आज हम बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड की, एक एक करके इसको समझेंगे। तो पहला हमारा है ये कॉन्सेप्ट कि भाई पिरामिड कितनी तरह के होते हैं, पिरामिड क्या होते हैं। तो पिरामिड क्या होते हैं? तो पिरामिड जो होते हैं ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज पिरामिड? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, पिरामिड कितनी तरह के होते हैं तो ये हमें सोचना, कितनी तरह के पिरामिड होंगे ये देखना है। पिरामिड 3 तरह के होते हैं: ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड। एनर्जी पिरामिड, नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे भाई एनर्जी पिरामिड क्या है। ठीक है, क्या है एनर्जी पिरामिड, इसको डिस्कस करेंगे। एनर्जी पिरामिड क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी पिरामिड, ठीक है, तो किसी भी फूड चेन में, कोई भी फूड चेन का एग्जांपल लेंगे, कोई भी फूड चेन है उसका एग्जांपल लेंगे। तो किसी भी फूड चेन में आप देखोगे ठीक है, कोई हमने फूड चेन ली, कोई हमने फूड चेन ली, पौधा, बकरी, भेड़िया और बाघ। किसी भी फूड चेन का एग्जांपल लेंगे तो हम कहेंगे कि सर भेड़िया के पास जो एनर्जी है, अगर हमने 200 माना है, 10% एनर्जी का रूल लगेगा, 10% एनर्जी का
रूल लगेगा और उस 10% के हिसाब से बकरी के पास 20 रहेगी, भेड़िया के पास 2 रहेगी और बाघ के पास 0.2 रहेगी। ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये है थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो हम इसमें ये कहते हैं कि ट्रॉपिक लेवल में जब किसी वैल्यू को देखते हैं कि डिक्रीज हो रही है तो पिरामिड नैरो बनेगा, पिरामिड सीधा बनेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। सबसे ज्यादा देखोगे, सबसे ज्यादा जो एरिया है वो ये है, सबसे ज्यादा एरिया इसका है, तो ये हो गया कौन सा लेवल, ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। इसमें हम कह रहे हैं कि एनर्जी जो है सबसे ज्यादा नीचे है क्योंकि एरिया इसका सबसे ज्यादा है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लांट्स हैं, एनर्जी मान लो 200 जूल, यहाँ पर 20 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर 0.2 हो गई। कितनी हो गई, 0.2 हो गई। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी पिरामिड ऑलवेज कैसा बनेगा, ऑलवेज अपवर्ड बनेगा, अपराइट बनेगा, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बस इसमें एक ही लाइन है जो आपको लिखनी है यहाँ पर, कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड ये हमेशा सीधा बनता है, ऑलवेज अपवर्ड बनेगा। तो आपसे 3 पिरामिड हैं, उन 3 पिरामिड में से आपसे पूछेंगे कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। आंसर होगा कि सर एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी जो है वो पौधे के पास कम हो और बकरी के पास ज्यादा हो, क्योंकि 10% ही ट्रांसफर होगी और उस 10% के हिसाब से एनर्जी लगातार डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पहला पिरामिड है हमारा एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड ऑलवेज कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें नंबर 2, दूसरा जो पिरामिड है उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा पिरामिड क्या है, इसको हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो पिरामिड है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे संख्या की, ठीक है। दूसरा जो है नंबर 2, इसको हम कहेंगे संख्या पिरामिड, क्या नंबर पिरामिड, नंबर पिरामिड। नंबर पिरामिड में हमें देखना है अब संख्या को, नंबर पिरामिड में संख्या को देखना है। तो सिंपली आप देखोगे यहां पर, अगर आप इस फिगर में भी आप पहचानोगे तो आप देखोगे कि यहां पर देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो संख्या 1 2 3 4, संख्या 4 है, फिर संख्या 3 हो गई, फिर संख्या 2 हो गई, फिर संख्या 1 हो गई। लगातार संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और पिरामिड जो है वो सीधा बनता जा रहा है, ठीक है। तो संख्या पिरामिड भी सीधा बनता है, हर इकोसिस्टम में सीधा बनता है, हर इकोसिस्टम में ये सीधा बनेगा, लेकिन याद रखेंगे ये हमेशा सीधा नहीं बनेगा। एनर्जी में क्या था, ये हमेशा सीधा बनता है, लेकिन संख्या पिरामिड ऑलवेज अपवाराइट नहीं बनेगा। ये कुछ इकोसिस्टम हैं जहां पर ये उल्टा भी बनता है। संख्या पिरामिड में क्या देखनी है, संख्या पिरामिड में संख्या देखनी है सबसे पहली बात। किसी भी इकोसिस्टम में आप गए, किसी जंगल में आप गए और आपने देखा कि सबसे ज्यादा संख्या किसी जंगल में किसकी होगी, पेड़ पौधों की होगी, उससे कम संख्या शाकाहारियों की होगी, उससे भी कम संख्या जो छोटे मांसाहारी हैं उनकी होगी ये, और सबसे कम संख्या किसकी होगी, तो सबसे कम संख्या होगी बड़े मांसाहारी की, शेरों की, बाघ की। इनकी संख्या ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में देखोगे तो सबसे कम है। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, उससे कम क्या होंगे, शाकाहारी होंगे, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर संख्या देखनी है। कोई भी इकोसिस्टम हुआ, संख्या पिरामिड उसमें सीधा बनेगा, लेकिन जहां पर आ गया लेकिन, किंतु, परंतु, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये जहां पर भी आ जाएंगे वहां पर समझो कुछ ना कुछ लोचा है। क्या लोचा है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि एक पेड़ के पारितंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनता है, एक पेड़ के पारितंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनता है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लें, तो हमने देखा कि संख्या पिरामिड जो है वो सभी इकोसिस्टम में सीधा बनता है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये सीधा है, ये संख्या पिरामिड हो गया, ठीक है। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पेड़ की, चलो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक पेड़ की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भाई पेड़ की संख्या 1 हो गई जब हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं।
उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी, एक पेड़ है उस पर रहने वाले पक्षी हम कितने अज्यूम कर लें, मिनिमम 50 मान सकते हैं, चलो हमने 50 मान लिया। उस पक्षी के ऊपर रहने वाले परजीवी पैरासाइट, उस पक्षी के ऊपर रहने वाले जो पैरासाइट हैं, जो परजीवी हैं, तो एक पक्षी पर अगर हम 100 मानेंगे, एक पक्षी पर अगर हम 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक पक्षी पे हम 100 मानेंगे, 100 और इंटू 50 करोगे तो कितना, ये 5000 हो जाएगा। एक पक्षी पे 100 माने और एक पक्षी पे 100 मानना बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकते। अंतः परजीवी की बात करेंगे, अंतः परजीवी वो जीव हैं जो कि बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म हैं अंतः परजीवी, तो अंतः परजीवी की संख्या और ज्यादा हो जाएगी, अंतः परजीवी की संख्या और ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर देख रहे हैं कि संख्या लगातार बढ़ रही है, और संख्या जब बढ़ती है तो पिरामिड बनता है, कैसा पिरामिड बनता है, इनवर्ट। संख्या जब बढ़ती है तो पिरामिड बनेगा उल्टा, पिरामिड कैसा बनेगा, पिरामिड उल्टा बनेगा, ये पिरामिड बनेगा उल्टा। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पेड़, पे लिख रहे हैं पेड़, यहाँ पे लिख रहे हैं पेड़ पर रहने वाले पक्षी, यहाँ पर लिख रहे हैं परजीवी, यहाँ पर लिख रहे हैं अंतः परजीवी। बात समझे, अंतः पर, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये किसका है, ये एक पेड़ का पारितंत्र है, किसका, एक पेड़। जब आपसे स्पेशली कहा जाए एक पेड़ का पारितंत्र, जब एक पेड़ का पारितंत्र कहा जाए तो समझ लो कि एक पेड़ के पारितंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, बाकी सभी पारितंत्र में ये पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनता है सभी पारितंत्र में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चाहे घास का हो, चाहे वन का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे हो समुद्र का, तो घन घास, वन, तालाब, समुद्र, इन सब पारितंत्रों में संख्या पिरामिड सीधा बनता है। लेकिन एक पेड़ का मतलब वहीं पे लोचा कर दिया कि पेड़ की संख्या एक कर दी, उस पर रहने वाले पक्षी ज्यादा कर दिए, तो कहानी हो गई गड़बड़, ठीक है, कहानी गड़बड़ हो गई, संख्या पिरामिड उल्टा बन गया। तो अब है क्वेश्चन ये कि क्या संख्या पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, तो आंसर होगा कि नहीं सर, संख्या पिरामिड हमेशा सीधा नहीं बनता है, लेकिन एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, ये बात है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा जो है वो है बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड, तो यहां पर आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे कि बायोमास पिरामिड जो है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में उल्टा बनता है, जलीय पारितंत्र में ये उल्टा बनता है। तो बायोमास पिरामिड है नंबर थर्ड, नंबर जो थर्ड है वो है बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड, इसी को कहते हैं जैव भार पिरामिड। क्या कहते हैं इसको, जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड कहते हैं इसको। अब यहां पर पाओगे कि जैव भार मतलब हमें ड्राई वेट लेना है। अब ड्राई वेट जब हमने निकाला, पहले हम निकालते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, ड्राई वेट हमने निकाला पौधे का, पौधा लिया हमने, कोई पेड़ लिया, ऐसे जंगल में गए, मान लो पेड़ लिया, पेड़ को खाने वाली बकरी, बकरी को खाने वाला भेड़िया, और भेड़िया को खाने वाला बाघ, ये हमने लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका ड्राई वेट लेना है। ड्राई वेट का मतलब है वाटर को शामिल नहीं करेंगे। तो किसी जंगल में सबसे ज्यादा कौन है, पेड़, वजन भी, बायोमास भी सबसे ज्यादा किसमें है, पेड़ में। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पर वैल्यू ज्यादा, मान लो ये आ गई 2000 केजी, यहां पर वैल्यू क्या आ गई, ज्यादा आ गई, ठीक है। बकरियों की संख्या पेड़ की संख्या से कम है, और बकरियों में जो मास है, ड्राई वेट है, वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा नहीं होगा, इसके कंपैरिजन में ये कम होगा। मान लो हमने ऐसे देख लिया। एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एक पेड़ नहीं है, यहाँ पर एक बकरी नहीं है, यहाँ पर एक भेड़िया नहीं है, यहाँ पर एक बाघ नहीं है, ये इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम की एक फूड चेन है। यहाँ पर हमें ये मानना है कि जितने शाकाहारी हैं वो यहाँ हैं, तो शाकाहारियों का बायोमास पेड़ पौधों के बायोमास से कम होगा, मांसाहारियों का बायोमास शाकाहारियों से क्या होगा, कम होगा, यानी यहाँ पर वैल्यू और कम आ जाएगी।
यहाँ पर एक भेड़िया नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे भेड़िया मान के चलते हैं। एक बाघ नहीं है, लेकिन बाघ जो है भेड़ियों से कम है, इसीलिए अगर एक एक कंपैरिजन करेंगे ना तो देखोगे भेड़िया का वजन कम, बाघ का वजन ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो हम देखेंगे कि सभी जितने भी बड़े बड़े मांसाहारी हैं उन सबको निकाला जाए बायोमास, और जितने छोटे छोटे मांसाहारी हैं जिसमें भेड़िया झुंड में है, हाइना होते हैं, भेड़िया होते हैं, ठीक है, इस तरह के जानवर हैं, उनका निकालेंगे तो ये कम आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू घटती जाती है। तो हम कहते हैं कि बायोमास ये है, देखो, स्थलीय पारितंत्र। ये है कैसा पारितंत्र? ये है स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र, तो स्थलीय पारितंत्र में बायोमास पिरामिड सीधा बनेगा। स्थलीय पारितंत्र में बायोमास पिरामिड कैसा बनेगा? बायोमास पिरामिड सीधा बनेगा। स्थलीय पारितंत्र में ये सीधा बनेगा। पेड़ लिखा, बकरी लिखी, भेड़िया लिखा, बाघ लिखा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो वेट का डिफरेंस है वो आपका कम है, साइज का डिफरेंस देखोगे बिल्कुल नहीं है। यानी बाघ, भेड़िया, बकरी या फिर कह लो हिरण, ये लगभग सेम साइज के ही रहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हम जल पारितंत्र की बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे हैं, मछलियां उनसे कई गुना बड़ी हैं, और ये जो बड़ी मछलियां हैं जिसमें व्हेल है, शार्क है, ये कई गुना ज्यादा बड़ी हैं। तो साइज ज्यादा होने की वजह, हालांकि संख्या इनकी कम है, संख्या कम है, लेकिन इनका साइज बहुत ज्यादा होने से संख्या कम होते हुए भी यहाँ पर मास ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बायोमास क्या है? यहाँ पर बायोमास ज्यादा है, यहाँ बायोमास ज्यादा है, यहाँ बायोमास कम है, यहाँ बायोमास और कम है, इसीलिए पिरामिड उल्टा बन जाता है। इसीलिए पिरामिड कैसा बन जाता है? उल्टा बन जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि बायोमास पिरामिड किस इकोसिस्टम में उल्टा बनता है? आंसर होगा कि सर एक्वाटिक इकोसिस्टम में उल्टा बनेगा। बायोमास पिरामिड किस इकोसिस्टम में सीधा बनता है? आंसर होगा कि सर बायोमास पिरामिड जो है वो स्थलीय पारितंत्र में सीधा बनता है। स्थलीय का मतलब जो लैंड में है, घास का मैदान है, पारितंत्र सीधा, पिरामिड जो है वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। वन का एग्जाम्पल है, पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तालाब का एग्जाम्पल है, पॉन्ड का एग्जाम्पल है, पिरामिड कैसा बनेगा? पिरामिड उल्टा बनेगा। सागर का या महासागर का एग्जाम्पल है, समुद्र का एग्जाम्पल है, पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। एक है जलीय पारितंत्र, एक है स्थलीय पारितंत्र, ठीक है। पिरामिड स्थलीय में सीधा और जलीय में उल्टा, ठीक है। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा भाइयों ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऊर्जा पिरामिड। क्लियर है? चलो, तो ये हो गए पिरामिड के कुछ टाइप्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। अब जो है, अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट इकोलॉजी का ही पार्ट है। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है, अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, किसमें आएगा ये? देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, फॉरेस्ट इको, अब हम जो हमने इकोसिस्टम के टाइप देखे थे वन पारितंत्र, इकोसिस्टम के जो हमने टाइप देखे थे उन्हीं को हमें पढ़ना है। हमने देखा था कि भाई एक स्थलीय पारितंत्र है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत कौन आ रहे हैं? वन पारितंत्र आता है, उसी के अंतर्गत ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है, उसी में डेजर्ट इकोसिस्टम आता है, और उसी में फिर और आगे जाएंगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में फिर मैंग्रोव आते हैं जो टेरेस्ट्रियल में आते हैं। तो इनको हमें टच करते हुए चलना है बारी बारी से। ये जो है वो डिटेल में दिया है चैप्टर, तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। मैंग्रोव इकोसिस्टम भी पढ़ना है, ठीक है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी पढ़ना है, डेजर्ट इकोसिस्टम भी पढ़ना है, ये सब इकोसिस्टम ही हैं, और ये दूसरी जगह पे लिंक हो रहे हैं, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें, ठीक है। तो फॉरेस्ट
इकोसिस्टम पढ़ने से पहले फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। हम उसको स्पेशली जब फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे तब भी हम उसको वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं टोटल, अभी से हम इसको सीखते चलेंगे, आगे हमारे काम आएगा ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेंगे। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया। फॉरेस्ट का मतलब है वन आवरण, ट्री और ट्री कवर का मतलब है वृक्ष आवरण। एक होता है वन आवरण, एक होता है वृक्ष आवरण, ठीक है। ये है वन आवरण और एक है वृक्ष आवरण। कितना है, ठीक है। वन आवरण का मतलब क्या हो गया, जहां पर वन है। वन आवरण का मतलब है भाई बहुत सारे पेड़ हैं ना, बहुत सारे पेड़ हैं, हम इसे कहेंगे क्या है, ये वनावरण है, ये वनावरण है। कहीं पे क्या है, सिंगल, कोई मान लो सिंगल ऐसे पेड़ है, बीच बीच में कोई सिंगल पेड़ है, तो ये क्या है, ये वृक्षावरण है। तो बीच बीच में कई कोई पेड़ यहाँ है, कोई पेड़ यहाँ, तो उसे हम वन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वृक्षावरण कितना है, वन आवरण कितना है, और इन दोनों को मिला के तो टोटल बना है वो कितना है, ठीक है। कितना है टोटल, वो यहाँ पर ध्यान रखना है। 2021 की रिपोर्ट है, ISFR 2021 के अकॉर्डिंग कितना है ना, याद रखेंगे। ISFR रिपोर्ट जो है आती है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर साल ये 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जो है वो जारी होती है, यानी इसको कहेंगे कि बाइनियल रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये 2019 में आई थी और 19 के बाद अब ये 21 वाली चल रही है, 21 के बाद फिर ये 23 में आएगी। इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको रिलीज करता है, तो इसके बारे में एक अलग लेक्चर रहेगा अपना, ठीक है। ISFR रिपोर्ट के बारे में एक सेपरेट लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिटेल में उसको समझेंगे कि पहली बार ये कब आई थी, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है, उस हिसाब से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इसके अकॉर्डिंग इस समय भारत में कितना है मौजूद, ठीक है। कितना मौजूद है ये हमें देखना है। ये कितना है, 24.62% है, 24 कितना है, 62% है ये। और फिर आपको एक बात इसमें और बतानी है, एक बात ये बतानी है कि अगर हम इसको हेक्टेयर में देखेंगे तो यह है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, 18.9 मिलियन हेक्टेयर ये है एरिया, ठीक है। तो ये जो 24.62% है, ये पूरे भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% पर क्या है, इतने पर वन है। वन और ट्री यानी वनावरण और ट्री आवरण दोनों हैं, ठीक है। अब इसी में अगर आप देखोगे फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, हालांकि हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो सारे टॉपिक लिंक हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी पहली बार कब आई थी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बताओ, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी ये आपको बताना है। ये आई थी 1894 में, 1894 में आई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पहली पॉलिसी कब आई थी, आप पहले कह लो कि भारत की पहली पॉलिसी कब आई थी। देखो 1894 में इंडिया जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को लेके आए थे। अब हालांकि हम पॉलिसी फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है, और फॉरेस्ट पॉलिसी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद 1952 में, देश आजाद होने के बाद 1952 में इसको फिर से संशोधित करके रिवाइज किया गया था। इसकी कुछ बातें जो जरूरी थी वो उसमें शामिल कर ली गई थी, बाकी जो अनावश्यक बातें थी, जो अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी, भारतीयों के लिए वो अच्छी नहीं थी, ठीक है।
तो क्योंकि अंग्रेजों का मेन फोकस था रेवेन्यू, कृषि को बढ़ावा देना और उस कृषि से रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना। उन्हें मतलब नहीं है कि भारत के वनों का नुकसान होगा, डायवर्सिटी लॉस होगी, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं था। ठीक है, तो 1952 में आई भारत की पहली पॉलिसी, जिसको को कहते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नेशनल जो वर्ड है वो 1952 वाली के लिए आपका बनेगा। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में, और उसी में कहा गया कि जो भारत का जो टोटल ज्योग्राफिक एरिया है, जो फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है, ये कितना होना चाहिए, तो ये 33% होना चाहिए। तो 33% का जो टारगेट है वो किस फॉरेस्ट पॉलिसी में लाया गया है, तो ये लाया गया है 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। तो 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कितना टारगेट है भाई, तो 33% का टारगेट है। तो अभी हम अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं, मेरे बताने का मकसद सिर्फ इतना था। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पीछे चल रहे हैं, 33% पीछे चल रहे हैं, 33% से हम पीछे हैं। हमारा टारगेट है सरकार का कितना, 33% वनों को बढ़ाना। ठीक है, पुरानी जो रिपोर्ट थी 2019 की और 2021 की, दोनों रिपोर्ट को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये पाया गया है कि पहले के मुकाबले वनों का जो आवरण है वो बड़ा है, घटा नहीं है, बड़ा है। एक अच्छा संकेत है ये। सबसे ज्यादा जो वन है वो किस राज्य में बड़े हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वन बड़े हैं। इस तरह की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस एक सेपरेट टॉपिक में अभी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई एक वन आवरण होता है, एक वृक्ष आवरण होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। टोटल इस समय मौजूदा कितना है, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाकर 24.62% है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये कवर कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है इसकी कितनी कैटेगरियां हैं और इंडिया में ये कौन कौन से पार्ट में उससे को रिलेट करेगा, यानी इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखते हैं कि क्या है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, इसको यहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कौन सी नई बातें हैं जो यहाँ पर हमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के 3 पार्ट हैं। तो इसमें एक है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक हमारा ये हो गया। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, सब ट्रॉपिकल इसको कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्ण भी कहते हैं, शीतोष्ण भी कहते हैं। और एक है शंकुधारी वन, धारी वन, इन्हीं का एक नाम है, इन्हीं को कहते हैं टैगा, टैगा वन। तो ऑल ओवर पूरी पृथ्वी में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एक है शीतोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल और दूसरा है टैगा। ठीक है, दूसरा है टैगा। तो आप देखोगे अगर हम लेटीट्यूड अक्षांश के हिसाब से बात करेंगे, लेटीट्यूड के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल का मीनिंग यहाँ पर क्या है,
ट्रॉपिकल का मीनिंग है एक ऐसा रीजन जो कि क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे एक ग्लोब बनाते हैं इसमें, ठीक है, एक ग्लोब बना रहे हैं यहाँ पर, मान लो ऐसे हमने ग्लोब बनाया, ये हो गई 23.5 और ये हो गई 23.5, ठीक है, तो इसको कहते हैं 23.5 नॉर्थ और ये हो गई 23.5 साउथ, ठीक है। इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके बीच में जो ये रीजन है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है, हालांकि आपको हो सकता है पता भी हो, अगर नहीं पता है तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भी एरिया है, जो अक्षांश हैं, उनको कहते हैं उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और इसमें इस एरिया में जो वन पाए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस एरिया में जो ग्रासलैंड पाई जाएगी उसे कहा जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे 66.5 पे जाएंगे, 66.5 पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ क्या है, ये उष्ण कटिबंध, ठीक है। और ऊपर यहाँ जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको कैसे, टैगा, शंकुधारी वन, ठीक है। यहाँ मिलेंगे कैसे वन, टैगा वन, शंकुधारी वन। तो ये बेसिकली होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखोगे, इस हिसाब से हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल जोन में जो फॉरेस्ट है उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन में जो फॉरेस्ट है उन्हें कहते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, जो हाई लेटीट्यूड पे हैं, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड दोनों, जो हाई एल्टीट्यूड और हाई लेटीट्यूड पे हैं उन्हें कहते हैं टैगा वन या शंकुधारी वन, टैगा वन या शंकुधारी वन, ठीक है। इस तरह से ये पूरा डिवाइड किया गया है। अब हमें इसमें से कैसे क्वेश्चन बनने हैं, किस तरह से क्वेश्चन आने हैं, उसको हमें देखना है, ठीक है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं ये कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या प्रॉपर्टी होंगी इसकी, और ये कितने टाइप का होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितने अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितने अक्षांशों के बीच पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे ये, तो हम इनको कहेंगे कि ये क्या है, लो लैटिट्यूड वाले हैं, ये निम्न अक्षांश पे पाए जाते हैं, ये निम्न अक्षांश पर पाए जाते हैं, निम्न अक्षांश पर पाए जाते हैं, निम्न अक्षांश पर पाए जाते हैं। निम्न अक्षांश का मतलब क्या हो गया, निम्न अक्षांश का मतलब यहां पर हो गया, ये मिलेंगे आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये पाए जाते हैं। कर्क रेखा का कितना है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री एंड साउथ के बीच ये पाए जाते हैं। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, क्या इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इंडिया का आधा हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में आता है,
आधा हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी होते हैं और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट हैं। अगर हम यहां पर देखें भाई ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं इसके दो पार्ट हैं। देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से? तो इसी में एक है, एक है जिसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट ये है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं इनको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी, देखो ये प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। लो लैटिट्यूड पर है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है। ठीक है, अब ये जो सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये आप देखोगे कि ये भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे। ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते, भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। सबसे मेन बात है कि इसमें रेनफॉल कितना होगा, क्योंकि ये जो वन है इनमें रेनफॉल के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वार्षिक वर्षा इसमें होती है 200 सेंटीमीटर अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, तो ऐसे वन जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। टेम्परेचर कितना रहता है? तो टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है इसमें, और ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा आर्द्र वन होते हैं, यानी आर्द्रता इनमें बहुत ज्यादा होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जहां वर्षा ज्यादा होगी, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां नमी ज्यादा होगी, और जहां नमी, वर्षा, टेम्परेचर ये तीनों ज्यादा होंगे वहां बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे यहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है? हाई होती है। बायोडाइवर्सिटी यहां पर कैसी होगी? हाई होगी। पेड़ के नाम पर अगर हम पेड़ देखें कि कौन कौन से पेड़ यहाँ मिलेंगे, पेड़ कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर महोगनी, पेड़ों की प्रजाति की बात करेंगे, महोगनी हो गया, आबनूस हो गया। ठीक है, महोगनी है, आबनूस है, इस तरह के यहाँ पर पेड़ मिलेंगे। रोजवुड हो गया, रोजवुड हो गया। ये है यहाँ के क्या? ये है यहाँ के फ्लोरा। कौन है ये? फ्लोरा। फ्लोरा और फौना याद करो, फ्लोरा और फौना। यहाँ पर जो जानवर हैं तो उसमें हाथी, हाथी, बाघ, इस तरह के जानवर मिलेंगे। हाथी, बाघ, लोमड़ी, ये हो गए यहाँ के फौना। एरिया, किस क्षेत्र में ये पाए जाएंगे? विस्तार, इनका विस्तार जो है वो कहां कहां तक होगा? तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखोगे अमेजन फॉरेस्ट एग्जांपल, अगर हम इसमें देखें तो अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट ब्राजील में पाए जाते हैं ये। और ब्राजील में जो ये वन पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? ब्राजील में पाए जाने वाले वन इन्हें कहा जाता है सेल्वास। क्या कहते हैं ब्राजील में? ब्राजील में इन्हें कहा जाता है सेल्वास। ब्राजील में जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इन्हें कहते हैं सेल, ब्राजील में इन वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। भारत में ये कहाँ पाए जाएंगे? तो भारत में बताओ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे? तो भारत की बात कर रहे हैं, मेन है भारत। भारत में ऐसे वन अंडमान निकोबार में पाए जाएंगे, ये अंडमान एंड निकोबार में पाए जाएंगे। वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे ये।
पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर पाए जाएंगे, पूरा लिख सकते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, पश्चिमी घाट का कौन सा किनारा, पश्चिमी किनारा, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, ऐसे लिख सकते हैं, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा। तो ये है इस तरह से, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार आप पूरा देखेंगे, एक बार इसको समझेंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एक बार आप समराइज करो, इसको समराइज करो एक बार। फॉरेस्ट इकोसिस्टम 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और तीसरा है टैगा फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मीनिंग क्या हो गया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। ये है इसकी कैटेगरी। यहाँ पर टेम्परेचर इसके मुकाबले थोड़ा कम है, रेनफॉल थोड़ी कम है। ठीक है, रेनफॉल कम होगी और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इसके कंपेरिजन में कम होती है। वहाँ पर क्या देखोगे, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है और रेनफॉल कम होगी तो वहाँ पर बर्फ मिलेगी, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहेगा। ठीक है, इस तरह से आगे हम देखना है हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं ये कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो निम्न अक्षांश पे, निम्न लो लैटिट्यूड का मतलब होता है कहाँ पे, भूमध्य रेखा के आसपास, लो लैटिट्यूड। ठीक है, तो लो लैटिट्यूड पर मिलेंगे ये 23.5 से 23.5 डिग्री, ये हो गया लो लैटिट्यूड हो गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मिलेंगे। इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, ये सब हमें लिखना नहीं है। इस तरह से क्या है पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रहता है और यहाँ पर जो गर्मी है वो उमस वाली गर्मी होती है, नमी वाली गर्मी होती है, ह्यूमिड यहाँ पर क्लाइमेट होता है, बहुत ही आर्द्र जलवायु है यहाँ पे, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट है इसमें, ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्र जलवायु होती है यहाँ पे। ठीक है, महोगनी, आबनूस, रोजवुड इस जैसे फ्लोरा है, हाथी, बाघ, लोमड़ी ये फौना है। एनाकोंडा भी इसी वनों में मिलेगा, ब्राजील अमेजन फॉरेस्ट में मिलेगा, अमेजन के जंगल एग्जाम्पल है, ब्राजील है। ठीक है, भारत में अंडमान निकोबार पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा, जहां पर इस तरह के वन जो हैं वो पाए जाते हैं, इस तरह के वन पाए जाते हैं। आइए मैं आपको मैप में ले चलता हूं, मैप में ले चलते हैं। मैप में देख रहे हो, जहां पर आपको ये लाइट ग्रीन दिखे, जहां पर लाइट ग्रीन दिख रहा है वो समझ लो क्या है, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो पहला वाला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कौन से, जो लाइट ग्रीन कलर के हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको दिखा रहा हूं कि ये जो है, ये देखो, ये हो गया, ये कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन सी जगह है, वही अमेजन फॉरेस्ट, ब्राजील के जंगल वो हैं। और ये है आपका अफ्रीका, तो अफ्रीका में ये जो जगह है यहाँ पर ये मिलेंगे। और फिर यहाँ देख रहे हो, यहाँ ये इंडिया के आसपास जो पूरा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा उसके द्वीप हैं, वहां पर ये मिलते हैं। और ये देखो भारत का वेस्टर्न घाट, भारत का वेस्टर्न घाट, ये आपको सारे पॉइंट लिखवाए हैं, भारत के वेस्टर्न घाट में मिल रहे हैं, इंडोनेशिया में मिल रहे हैं ये। ठीक है, अफ्रीका में मिल रहे हैं, अफ्रीका के कौन से, पश्चिमी साइड में मिल रहे हैं, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर मिल रहे हैं। और इसके अलावा पश्चिमी किनारा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अफ्रीका का ये क्या है, ये गिनी है, गिनी तट। अफ्रीका के कौन से तट पर, गिनी तट पर, अफ्रीका के गिनी तट पर ये मिल रहे हैं। ये क्या है, तो ये है ब्राजील, ब्राजील, ये क्या हो गया, तो ब्राजील में मिल रहे हैं। ये क्या हो गया, तो ये हो गया पश्चिमी, पश्चिमी घाट, भारत का कौन सा हिस्सा, पश्चिमी घाट। अंडमान निकोबार इसमें शो नहीं किया है, वो भी है। और ये है कहाँ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, इन जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला टाइप, ये है हमारा पहला टाइप। आइए पीछे चलते हैं। ये हो गया पहला टाइप की, पहले टाइप में एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पहला टाइप। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का दूसरा टाइप भी, यानी इसी जगह
इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कुछ ऐसे वन भी पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो उसे कहेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहां पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, जहां पर पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, किसके लिए गिराते हैं? तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो, बाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो, इसलिए वो पत्तियां गर्मी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में गिरा देते हैं। इसीलिए उन वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है, उन्हीं को मानसूनी वन कहा जाता है कि जैसे मानसून आती है वैसे ही उन वनों में बहार आती है, उन वनों में नई नई पत्तियां, नई नई कलियां खिलती हैं, तो इनको कहते हैं मानसूनी वन या इन्हीं को कहते हैं पर्णपाती वन। डेसिडियस फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट अगर एक बार ओवरऑल देख लें, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है मैप पे, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है ना, डेसिडियस फॉरेस्ट आप देखोगे इसमें, तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये मिलेगा आपको, ये ऑरेंज कलर से जो मिल रहा है, ऑरेंज कलर से मिला, देखो तो ये आपको यहाँ साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा कुछ जो यहाँ पर तट है यहाँ मिल रहा है। इंडिया में तो ये काफी ज्यादा है, देख रहे हो इंडिया में काफी ज्यादा है, इधर म्यांमार में ज्यादा है, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी हिस्से पर भी ये पाया जाता है। ये है इसमें, ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? केवल इतना पढ़ के नहीं बता सकते हैं, भारत में सबसे अधिक कैसे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, भारत में सबसे अधिक कौन से मानसूनी वन पाए जाते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी बड़े याद रखना है भारत के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए मानसूनी जलवायु, मानसूनी वन। ठीक, चलो तो नंबर टू जो है, पार्ट टू, यानी ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं उनका दूसरा जो पार्ट है, नंबर टू जो है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस, वो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हम कह रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन है ये? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ये, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब ये पत्तियां गिराएंगे, ये पत्तियां गिराएंगे, ये पत्तियां गिराएंगे, इसीलिए इनको कह रहे हैं पर्णपाती वन। इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं? पर्णपाती वन कह रहे हैं, क्योंकि ये पत्तियां गिराने का काम कर रहे हैं, पत्तियां गिराएंगे। ठीक है, ये पत्तियां गिराएंगे, ध्यान रखेंगे ये बात। देखते हैं प्रॉपर्टी इसकी। तो पहला है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मानसूनी वन कहते हैं इनको, और एक बार ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मेन है वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी है? वार्षिक वर्षा कितनी है? वार्षिक वर्षा इसमें कितनी होती है? ये होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है इसमें, और ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में, भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? आंसर होगा कि सर भारत में सबसे अधिक जो हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये भी दो तरह के होंगे। एक होगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और एक होगा ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी एक होगा कौन सा? एक होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो भारत में आर्द्र वाले वन ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आर्द्र वाले वन ज्यादा पाए जाते हैं, हालांकि वो इसी का टाइप है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसमें अगर हम बात करते हैं फ्लोरा की, फ्लोरा के नाम पे यहाँ पर मिलेगा आपको सागौन, शीशम, इस तरह के यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो भारत के अलावा ये और कहाँ मिलेंगे? तो भारत के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, भारत के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ये अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, ये अफ्रीका में भी मिलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में भी मिलते हैं। समझ गए? तो ये है इस तरह। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके दो पार्ट हैं। हमारा ये दो पार्ट वाला यानी उष्ण कटिबंधीय जो वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ये हमारा कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? अब हम बढ़ रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधी की तरफ। किधर? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा वो हमें देखना है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा इसको हमें देखना है। क्लियर है कि नहीं? शीतोष्ण कटिबंध की तरफ बढ़ रहे हैं, चलो देखते हैं। एक बार आप मैप में जाओ तो देखो, अब हम चल रहे हैं किधर? अब हम चल रहे हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की तरफ। टेम्परेट फॉरेस्ट इन्हीं को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो आप अंदाजा लगाओ कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ कहाँ है। तो शीतोष्ण कटिबंध ये देखो, ये है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, इधर नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इधर चले जाओगे तो ये यूरोप में है, इधर देखोगे तो ये रशिया में आ गया, और ये इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया में, इधर ये न्यूजीलैंड इस तरफ है सब में। ठीक है, इस तरफ है, इनको कहते हैं। और ये भूमध्य सागर के आसपास जो वन है, भूमध्य सागर के आसपास जो वन है वो भी यही है, वो भी यही है। भूमध्य सागर के आसपास जो वन है वो भी यही है। ये यहाँ पे छापा नहीं है इनने, हम अब अलग से छाप लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वन है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर मानसूनी वन की बात करते हैं तो मानसूनी वन में जो वर्षा है वो किस मौसम में होती है? ये भी अगर हम देखें, वर्षा गर्मी में, यहाँ पर देखेंगे तो गर्मी में वर्षा होती है। गर्मी में क्या होती है? वर्षा होती है। सर्दी में वर्षा नहीं, सर्दी में वर्षा नहीं होती। सर्दी में जो वर्षा होती है, हम इसमें ये कहेंगे कि सर्दी में इंडिया में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सर्दी में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ है, ये है इसमें पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो उतना हमें यहाँ पर देखना है। चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें डालेंगे टॉपिक अगला, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय वन कह रहे हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट कह रहे हैं इनको, इनको कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या है इनकी प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी है इनकी? एक तो ये कैसे वन है? मध्य अक्षांशीय वन है, ये मध्य अक्षांशीय वन है, मध्य अक्षांशीय वन है। मध्य अक्षांशों में मिलेंगे। मध्य अक्षांशों का मतलब कितना है? तो आप देखोगे ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में ये वाले वन पाए जाते हैं। इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन इनको कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है वो मध्य अक्षांशों में मिलेंगे। अब इसकी भी 3 कैटेगरियां हैं, इसकी भी 3 कैटेगरियां हैं, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरी के पहले नाम एक एक करके यहीं पे लिख लेंगे, फिर हम इसमें बढ़ते हैं। एक है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा है इसमें भूमध्य
सागरीय वन। ठीक है, तो इस तरह से इसकी तीन कैटेगरी हैं। तो एक है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, एक है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और एक है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन, ठीक है, ये इनके नाम है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये सदाबहार वन की कैटेगरी सेम रहेगी, सदाबहार वन में कुछ नहीं है, सदाबहार वन की कैटेगरी आपकी सेम रहेगी। और जो दूसरे वाले हैं इनको हमें देखना है, यहाँ पे दूसरे वाले हैं उनको हम देखेंगे, दूसरे वाले की आखिर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगी, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही कुछ नहीं है, बस वही सेम चीजें हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो वनस्पति है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, और इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पर सेम रहेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा और कुछ नहीं है, वनस्पतियों का अंतर आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों पर। बस ये आपको ध्यान रखना, ये महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों पर पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों पर पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और ये बल पर्णपाती वन कैसे हैं, तो यहाँ पाई जाती है कैसी मिट्टी, यहाँ पाई जाती है पॉड पॉड पॉडजॉल, पॉडजॉल मृदा पाई जाती है यहाँ पे। ये वो मृदा है, हाईली एसिडिक सॉइल होती है ये, और ये इसमें उर्वरता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, उर्वरता बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। इस तरह के जो वन हैं उनमें पाई जाती है पॉडजॉल मिट्टी। और सबसे जो मेन है, सबसे जो मेन है वो है हमारे कौन से वन, भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय वन को हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा अच्छे से। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन है, इसको हम देखने जा रहे हैं कि क्या है ये भूमध्य सागरीय वन। तो यहाँ पर आप देखो भूमध्य सागरीय वन का क्या मतलब है, भूमध्य सागरीय वन का। तो एक बार हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो भूमध्य सागर ये रहा, भूमध्य सागर के आसपास जो जलवायु पाई जाती है, उस जलवायु की वजह से वहां पर कुछ अलग प्रॉपर्टी के वन पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है भूमध्य सागरीय वन। तो एक तो भूमध्य सागर के आसपास जो जलवायु है उसे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। तो जहां पर भी ऐसी जलवायु पाई जाएगी, जहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ भी है और यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु कुछ है, और जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर भी आपको भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। भूमध्य सागर का मतलब है कि उसके जैसी जलवायु क्लाइमेट जहां भी मिलेगा उसे कहा जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात क्या होती है कि इसमें सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मी जो है वो गर्म और शुष्क रहती है, यानी सर्दियों में वर्षा हो और गर्मी में क्या हो, गर्म मौसम रहे और शुष्क मौसम रहे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी जलवायु नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में आप सोच सकते हो कि इंडिया में गर्मी में जो मौसम है वो वेट होता है, आर्द्र मौसम होता है, चिपचिपी स्किन हो जाती है गर्मी में, और सूखी स्किन किस में होती है, सूखी स्किन सर्दियों में होती है। तो हमारे यहाँ जो सर्दी है वो शुष्क है और गर्मी है आर्द्र है। इसका अगर आप अपोजिट कर दोगे तो वो बनेगा भूमध्य सागरीय जलवायु, और उसमें जो वन है वो बनेंगे भूमध्य सागरीय वन। क्या बनेंगे, भूमध्य सागरीय वन बनेंगे। ठीक है, तो ये है, देखो अब ये क्या है, तो ये महाद्वीप के पश्चिमी भागों में मिलेंगे। भूमध्य सागरीय वन जो है वो कहाँ मिलते हैं, महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर ये वन पाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं भूमध्य सागरीय वन। अगली स्लाइड में लिखना पड़ेगा, भू मध्य सागरीय सागरीय वन। भूमध्य सागरीय जो वन है वो आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं महाद्वीपों के महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों
कंडीशन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सर्दी है, सर्दी के मौसम में यहाँ पर वर्षा होती है, और गर्मी के मौसम में मौसम गर्म और शुष्क रहता है, गर्म और शुष्क रहता है। यानी कि हम इसमें कहेंगे ये जो मौसम है, ये जो मौसम है, ये मानसूनी मानसूनी जलवायु का विपरीत है। ये मानसूनी जलवायु का अपोजिट है, मानसूनी जलवायु का अपोजिट है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो फ्लोरा है वो कैसे हैं? फ्लोरा सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा। यहाँ पर जो फ्लोरा है यानी वनस्पति है वो कैसी है? यहाँ पर वनस्पति में आपको रसीले फल मिलेंगे, रसीले फल वाले पौधे, रसीले फल वाले पौधे यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर सिट्रस फ्रूट मिलेंगे, यहाँ पर सिट्रस फल मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको नींबू, संतरा, इस तरह के रसीले फल मिलेंगे, खट्टे फल मिलेंगे, बेरी यहाँ पर मिलेगी। ये इसकी सबसे खास बात, सबसे खास बात है इसकी, यही आपको ध्यान रखनी है। यही मेरा फोकस था जो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा। एक हमारा बचा हुआ है, कौन सा? हमारा बचा हुआ है टैगा। तो टैगा देखते हैं, देखो ये बचा हुआ है, किधर गया? हमने क्या क्या कवर कर लिया इस क्लास में? हमने ये कवर कर लिया, हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखे, हमने सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखे। अब हमारा ये बचा है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद फिर आ जाएगा आपका क्या? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ जाएगा। तो एक बार आप जल्दी से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे, वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें कैसी? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ है? अमेजन के फॉरेस्ट में, ब्राजील में इन वनों को सेल्वास कहते हैं, और भारत में अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर ये वन पाए जाते हैं। दूसरे जो वन हैं वो कौन से हैं? दूसरे टाइप के वन हैं, उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन्हीं को कहा जाता है मानसूनी वन। यहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। भारत में इस तरह के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके भारत के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर गर्मी के मौसम में बरसात होती है, सर्दी में ठंड और शुष्कता ज्यादा रहती है, ठीक है। सर्दी में भारत में जो वर्षा का कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ को माना जाता है, ठीक है। शीशम, सागौन वाले पौधे इसमें आते हैं, ठीक है। ये हमने वर्ड के हिसाब से पूरा इसका विस्तार देखा है कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो ऊपर, या तो ऊपर मिलेंगे यानी या तो कर्क रेखा से ऊपर मिलेंगे, या तो फिर ये मकर रेखा से नीचे मिलेंगे। वही है, देखो कर्क रेखा और मकर रेखा से नीचे जो वन मिलते हैं उन्हें कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इन्हीं को कहा जाता है मध्य अक्षांशीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले वाले हैं, इन्हें कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या इन्हीं को कहते हैं मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। ये कहाँ मिलते हैं? तो ये महाद्वीप के पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं, पूर्वी हिस्से में मिलेंगे। और दूसरे हैं पर्णपाती वन, इनमें पॉडजॉल मिट्टी पाई जाती है, पॉडजॉल मृदा पाई जाती है, जो कैसी होती है? बहुत ज्यादा इनफर्टाइल सॉइल होती है, हाईली एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है। और फिर है भूमध्य सागरीय वन। इस तरह के जो वन है वो कहाँ मिलेंगे? तो इस तरह के वन आपको ब्राजील में, अमेरिका में, ठीक है, अफ्रीका में और यूरोप में, इस तरह से आपको यहाँ पर मिलते हैं। भूमध्य सागरीय वन क्या होते हैं? तो भूमध्य रेखा, भूमध्य सागरीय वन क्या होंगे? तो भूमध्य सागर के आसपास जो वन पाए जाते हैं, उस तरह के वन अगर कहीं और पाए जाते हैं तो ऐसे वनों को क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन क्या है? तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। सर्दी में वर्षा होती है, गर्मी में गर्म और शुष्कता रहती है, और सबसे खास बात क्या है इसकी कि यहाँ पर रसीले फल पाए जाते हैं, यहाँ पर खट्टे फल पाए जाते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है, ठीक है। इसी तरह से रिवीजन करेंगे, और नेक्स्ट संडे को, जो संडे आ रहा है, इस संडे को हम एमसीक्यूज करेंगे। तो उस संडे तक जितने हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उसका हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज के लिए तैयार रहिए, प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर लाए जाएंगे।
और इससे आप देखोगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जब हम ये थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी तैयारी में निखार आएगा। तो उसके लिए आपको संडे को जरूर आना है। संडे वाली क्लास जो है एमसीक्यूज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, उसको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टैगा जो है बन वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक इकोसिस्टम तो कवर हो ही रहा है, फॉरेस्ट इकोलॉजी भी कवर हो गई समझो, फॉरेस्ट इकोलॉजी के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो कवर हो गया समझो, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे कि धीरे 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 धीरे, क्योंकि सारे टॉपिक सिलेबस में अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में है। अभी हमने मिट्टी की बात की है यहाँ पर थोड़ी सी, आगे चल के मिट्टी पूरी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एक टॉपिक दिया हुआ है। तो जब हम वन देख रहे हैं तो वहां पे हम फिर आगे मिट्टी भी देखेंगे, लेकिन वो जहां पर आएगी, जिस टॉपिक में आएगी, उसको वहीं पर देखा जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद साथियों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू गैस।